बच्चों, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या पढ़ लिया? रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया, मिरर्स के बारे में पढ़ लिया और हमने क्या पढ़ लिया? मिरर्स फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस को भी ट्राई कर चुके हैं। तो आज हम बच्चों स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों? रिफ्रैक्शन। तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। तो बच्चों रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मीन्स होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रे when it goes from one medium to अदर मीडियम। कंफर्म है कि मतलब लाइट का बैंड होना। जब कोई भी लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बैंड हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन बोलेंगे बच्चों। तो कोई भी मीडियम हो, मीडियम को ऑप्टिकली मतलब लाइट के बेस पे टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरी में? टू कैटेगरी में। एक तो होता है ऑप्टिकली डेंसर। ठीक है बच्चों, क्या होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम? और एक होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक है बच्चों, तो ऑप्टिकली मीडियम को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर। अब क्या होता है ऑप्टिकली डेंसर और रेयरर का मीन्स? कि जैसे ये कोई भी लाइन है जो यहां पे दो मीडियम को सेपरेट करती है। ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है बच्चों। ठीक है, और ये क्या हमारा नॉर्मल है। क्या है ये? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है बच्चों? नॉर्मल एक वो लाइन जो सरफेस के साथ कितने डिग्री एंगल बनाए? 90 डिग्री का। तो ये क्या है? नॉर्मल है, 90 डिग्री एंगल बना है। आई बात समझ में? अब एक इंसिडेंट रे, ऐसे इंसिडेंट होती है बच्चों। ये कैसी रे? इंसिडेंट रे। और ये एंगल कैसा एंगल? इंसिडेंट एंगल। तो कैसी रे? ये इंसिडेंट रे। कैसी रे बच्चों? इंसिडेंट रे। और ये एंगल कौन सा? इंसिडेंट एंगल। आई बात समझ सबको बच्चों? अब अगर लेट कर लिया हमने कि ये वाला हमने देखा, हमने देखा कि ये रे कुछ इस तरह से जाती है तब इस मीडियम में जाती है। तो अगर ये मीडियम नहीं होता तो ये रे कैसे जाती? ऐसे चली जाती। लेकिन हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये बैंड होगी नॉर्मल की तरफ। क्या होगी? नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। तो ये वाला एंगल क्या हो गया? आर। कौन सा एंगल? रिफ्रैक्टेड एंगल। कौन सा एंगल बच्चों? रिफ्रैक्टेड एंगल। और ये रे कौन सी बच्चों? रिफ्रैक्टेड रे। आई बात समझ बच्चों? तो देखो कि रे ऑफ लाइट का एक्चुअल पाथ ये था और वो इस साइड बैंड हो गई। तो ये कैसा है? क्या हो गया? तो ये रिफ्रैक्शन तो हो गया। अब ये मीडियम कैसा है? तो ये जो सेकंड मीडियम है ये ऑप्टिकली डेंसर है। किसके कंपैरिजन में? फर्स्ट के कंपैरिजन में। क्यों? कि हमें इसकी पहचान कहां से हुई? इस रे से। जो भी रे ऑफ लाइट जिस मीडियम में नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी वो मीडियम कैसा होगा? ऑप्टिकली डेंसर होगा। कैसे होगा? ऑप्टिकली डेंसर। तो ऑप्टिकली डेंसर में लिख लेंगे बच्चों। ऑप्टिकली डेंसर में क्या होगा? रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। आई बात समझ में? जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी बच्चों? बैंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी। सबको समझ में आ गई? मतलब जो रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी वो मीडियम कैसा होगा? डेंसर में होगा। कैसा मीडियम होगा? वो
डेंसर। अब रेयर की बात करते हैं। अगर ये कोई सरफेस और इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे मीडियम फर्स्ट, कैसा मीडियम बच्चों? फर्स्ट, और ये मीडियम कैसा बच्चों? सेकंड। कैसा बच्चों? सेकंड मीडियम। अब क्या है, ये वही नॉर्मल। अब एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है ऐसे, और ये एंगल कैसा? आई, इंसिडेंट एंगल। बताने की जरूरत नहीं है कैसा एंगल है, ये इंसिडेंट एंगल है। ठीक है, आई बात समझ में? अब अगर ये सर मीडियम नहीं होता, सेम मीडियम होता सारा, तो रे ऑफ लाइट ऐसे चली जाती, चली जाती है, चली जाती ऐसे, ऐसे चली जाती। लेकिन हमने ऑब्जर्व किया कि ये रे ऑफ लाइट अपने पाथ से ऐसे चलेगी, आई बात समझ? और ये एंगल हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल। कैसा एंगल? रिफ्रैक्टेड एंगल। आई बात समझ में? अब क्या हुआ, ये रे ऑफ लाइट अपने एक्चुअल पाथ से दूर चली गई, या ये कहे नॉर्मल से अवे हो गई, तो ये मीडियम कैसा है? रेयर मीडियम है। कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम की पहचान कैसे की जाएगी? उसके अंदर से एक लाइट की रे को पास करेंगे, अगर वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी तो रेयर, अगर नॉर्मल की तरफ आ जाएगी तो डेंसर। तो ये इसके लिए क्या लिख लेंगे? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आई बात समझ में बच्चों? तो साथ के साथ नोट करते रहेंगे, नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? तो रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड होना टुवर्ड 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 नॉर्मल, तो कैसा मीडियम? डेंसर। और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो कैसा मीडियम? रेयर। कंफर्म है? तो इतना सबको समझ में आ गया। इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल आपको पता चल गए कौन से होंगे। कंफर्म है? हो जाएगा। रब कर दिया जाए, कर दिया जाए। वेरी गुड, कर देते हैं। अब एक टर्म है, साथ के साथ नोट्स मेकिंग करेंगे बच्चों। अब एक टर्म है जिसको लिखते हैं हम ऑप्टिकली डेंसिटी। क्या लिखते हैं? ऑप्टिकली डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी लिख लो खाली, ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? ऑप्टिकल डेंसिटी ही बताती है कि मीडियम रेयर है या फिर डेंसर। अगर ऑप्टिकली डेंसिटी के बेस पे हमने मीडियम को लिखा ऑप्टिकली रेयर, और हमने लिखा ऑप्टिकली डेंसर। अब ऑप्टिकली रेयर का मीन्स एक ऐसा मीडियम जहां पे पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हो, जहां पे पार्टिकल्स का रस ना हो। मतलब क्या हो? पार्टिकल्स फार अवे, एक दूसरे से दूर होंगे, तो क्या होगा? वो रेयर। मीन्स उसके अंदर जो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा, याद रखेंगे बच्चों, उसके पार्टिकल दूर दूर होंगे। अब एक रे ऑफ लाइट आती है, उसके सामने पार्टिकल नहीं आता, तो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लेती है। क्या कर लेती है? इंक्रीज। अब उसके सामने कुछ आ गया ऑब्स्टेकल, तो अपनी स्पीड क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो वही बात है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो जो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है इसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है, क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? इंक्रीज। ये किसका सिंबल है? इंक्रीज का। किसका सिंबल है बच्चों? ये इंक्रीज का। तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। आई बात समझ में? अब आते हैं ऑप्टिकली डेंसर पे। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो मीडियम है बच्चों जिसका जो पार्टिकल्स हो वो एक दूसरे के पास पास हो। पार्टिकल्स आर क्लोजर टू ईच अदर। आई बात समझ में? जो पार्टिकल्स हैं बच्चों वो एक दूसरे के क्या होंगे? क्लोज होंगे। क्या होंगे? क्लोज। अब अगर पार्टिकल एक दूसरे से क्लोज होंगे तो जो रे ऑफ लाइट आएंगे वो एक दूसरे उस पार्टिकल से टकराएगी। अब टकराएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम। स्पीड ऑफ लाइट
डिक्रीज। क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो सबको समझ में आ गया? नोट्स मेकिंग साथ के साथ करेंगे। अब जो ऑप्टिकली डेंसिटी है उसको जो मेजर करते हैं, मेजर बाय एक टर्म है उससे मेजर करते हैं जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर इसको हम म्यू से भी नोट कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं। आई बात समझ में? कंफर्म है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एक ऐसी टर्म जो किसी भी मीडियम की किस चीज को मेजर करती है? ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करती है। ऑप्टिकल डेंसिटी के बेस पे मीडियम दो प्रकार के होते हैं, ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर। रेयरर मीडियम जिसमें रे ऑफ लाइट नॉर्मल से अवे हो जाए तो उसमें स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? पार्टिकल दूर दूर होते हैं। और डेंसर मीडियम मींस जिसके पार्टिकल पास पास होते हैं, पास पास होने की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। उस मीडियम को कौन सा मीडियम बोलते हैं बच्चों? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलते हैं। सबको समझ में आ गया? ये नोट हो गया, साथ के साथ नोट करते रहेंगे। कंफर्म है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? तो वेरी गुड। अब देखो हमें इस टर्म का पता लगाना है। अब ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे डिनोट करेंगे? एन से भी कर सकते हैं और म्यू से भी कर सकते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हेडिंग डालेंगे, सभी रब कर दिया जाए, साथ में नोट करेंगे। हेडिंग डालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट किया जाएगा म्यू से कर लो या फिर एन से कर लो, एज यू विश, जैसे आपकी मर्जी। कंफर्म है? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों? अब हमें पता चल गया कि जिस मीडियम की ऑप्टिकली डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी मतलब पार्टिकल ज्यादा, जहां पे पार्टिकल ज्यादा वहां स्पीड कम हो जाती है, मतलब वहां की डेंसिटी ज्यादा। अब कौन मेजर करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मींस क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्पीड के। किसके? स्पीड के। तो लिख लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द speed of light in that medium, in that medium। आई बात समझ में? कंफर्म है? आई बात समझ में? तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? स्पीड ऑफ लाइट के। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, और जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि हमारे पास दो मीडियम है। कितने मीडियम है? दो। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, तो उसके अंदर जो स्पीड थी वो थी v1, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v1 के। दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा v2 के। होगा नहीं होगा? अब मैं क्या करूं, मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करते हैं। μ2 अपॉन μ1। अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करके k कांस्टेंट लगा के k की वैल्यू 1 मान लो, छोड़ दो। अब 1 बाई v1 अपॉन 1 बाई v2 अपॉन 1 बाई v1, तो क्या आ जाएगा? v1 अपॉन v2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? v1 अपॉन v2। तो क्या आ गया ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, या मैं इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो नीचे लिखा जाएगा और जिसके रिस्पेक्ट में निकलेगा वो ऊपर लिखा जाएगा। इक्वल होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। आई बात समझ में? जैसे
मेरे को निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू 2, तो कैसे लिखूंगा V2 अपॉन V1। मीन्स जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसके अंदर की स्पीड नीचे आएगी और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसकी स्पीड कहाँ आएगी बच्चों, ऊपर आएगी। दूसरी बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी अकेला नहीं होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी ना किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे आपकी बुक में टेबल है ग्लास का, किसी भी चीज का, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान के चलते हैं, वो सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके किसके रिस्पेक्ट में गिवन है, एयर के रिस्पेक्ट में गिवन है। कंफर्म है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल का हमेशा अकेला नहीं होगा, किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में ही निकाला जाएगा। क्यों निकाला जाएगा? क्योंकि मीडियम कैसा है वो दूसरे मीडियम का कंपैरिजन करके ही तो पता चलेगा बच्चों। कंफर्म है? तो ये क्या था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कंफर्म है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। नोट हो गया सबको? साथ के साथ नोट करेंगे। नोट कर लिया सबने? कंफर्म है? हो जाएगा बच्चों? कर दो रब? वेरी गुड। कंफर्म है? तो एक क्वेश्चन करते हैं। गिवन है आपसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है बच्चों, सबको पता होगी। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ आपसे पूछा फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? एयर के रिस्पेक्ट में। तो कैसे लिखूंगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसकी स्पीड ऊपर आएगी, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। समझ में आ रहा है सबको? अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या है? 3 × 10⁸ अपॉन ग्लास 2 × 10⁸। 10⁸ ने 10⁸ को मार दिया, 3/2 1.5 क्या होगी? 1.5 इसका क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका? ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट में? 1.5 एयर के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में? निकल जाएगा? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड अपॉन स्पीड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होगी? नहीं होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। आई बात समझ में बच्चों? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी क्वांटिटी है बच्चों? यूनिटलेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बच्चों? यूनिटलेस क्वांटिटी। आ जाएगा सबको? कोई दिक्कत है? कंफर्म? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल गया, रिफ्रैक्शन पता चल गया, हो जाएगा। वेरी गुड। अब रिफ्रैक्शन के बेस पे एक लॉ है जिसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? हेडिंग डालेंगे सभी, स्नेल्स लॉ। ये कोई मीडियम, ठीक है, और ये नॉर्मल, मैं एक इंसिडेंट रे लगता हूं ऐसे, ये एंगल आई, ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकंड। कंफर्म है? इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो ये रे ऑफ लाइट जो है ऐसे चली जाती है आर एंगल बनाते हुए। अब अगली बार मैं क्या करता हूं, मैं इस एंगल को कम या ज्यादा कर देता हूं, चेंज कर देता हूं। क्या कर देता हूं? चेंज कर देता हूं। तो मैं जब इस एंगल को चेंज करता हूं तो देखता हूं मैं कि आर भी चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया बच्चों? आर भी चेंज हो गया। अगली बार मैं इस एंगल को कम कर देता हूं, फिर से चेंज कर देता हूं, तो मैं फिर से देखता हूं क्या हो गया? आर भी चेंज हो गया। तो इस तरह से
हर इंसिडेंट एंगल के चेंज करने से मैं देखता हूं आर चेंज हो जाता है, रिफ्रैक्टेड एंगल चेंज हो जाता है। लेकिन एक चीज है यहां पे जो हमेशा कांस्टेंट, वो क्या है, साइन ऑफ आई कंपोनेंट, मतलब इंसिडेंट एंगल का साइन कंपोनेंट अपॉन साइन कंपोनेंट ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा बेटा, क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। आई बात समझ में? दिस इज द स्नेल्स लॉ। मींस इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी, इंसिडेंट एंगल, अगर मैं उसको चेंज कर दूं तो रिफ्रैक्शन एंगल तो चेंज हो जाएगा बच्चों, लेकिन जो रेशो रहेगा दोनों का वो हमेशा कांस्टेंट। मींस यहां पे जो रेशो था वही यहां पे आएगा, वही यहां पे आएगा। मींस अगर मैं इंसिडेंट एंगल को चेंज करूं तो रिफ्रैक्टेड एंगल इसी तरह से चेंज होगा कि जो ये वाला रेशो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब ये वाला जो रेशो है बच्चों, ये किस चीज के कांस्टेंट रहेगा, जो साइन आई अपॉन साइन आर होगा बच्चों, वो इक्वल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। किसके इक्वल होगा बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। दिस इज द स्नेल्स लॉ। आई बात समझ बच्चों, ये क्या हमारा स्नेल्स लॉ, तो नोट कर लो सभी, क्या ये स्नेल्स लॉ, सबको समझ में आ गया, नोट हो जाएगा। तो स्नेल्स लॉ क्या है, रेशो ऑफ साइन कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कंफर्म है? मींस अगर मैं इंसिडेंट एंगल को चेंज कर दूं तो जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो इस तरह से चेंज होगा कि दोनों का रेशो क्या रहे, हर बार कांस्टेंट रहे। क्या रहे बच्चों, कांस्टेंट रहे। कंफर्म है? समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। नाउ अब कुछ रिफ्रैक्शन करते हैं, अब करते हैं हम रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हेडिंग डाल लेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब एक ग्लास स्लैब बनाते हैं, ये ग्लास स्लैब है। कंफर्म है? तो देखो यहां पे क्या है, ये एयर, ये क्या है, ग्लास, और ये क्या फिर से एयर है। आई बात समझ में? नाउ ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये आई एंगल। अब एक बात बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज्यादा एयर से, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और ये डेंसर है, ये रेयर है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, होगी और ऐसे आ जाएगी। तो ये एंगल क्या होगा, ये अगर I1 है तो ये एंगल क्या होगा, R1 होगा। अब ये लाइन ऐसे, यहां पे फिर से एक नॉर्मल बनाते हैं, तो ये वाला एंगल इसकी सरफेस के लिए इंसिडेंट है, लेकिन ये लाइन पैरेलल, तो ये R1, तो ये भी कितना R1, क्योंकि ये भी पैरेलल है। अब ये डेंसर, ये रेयर, तो ये कैसे हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, और ये एंगल इस इंसिडेंट एंगल के इक्वल होगा, आई के। आई बात समझ में? कंफर्म है? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है? कंफर्म है? दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। कंफर्म? नोट हो गया? नोट कर लो, बना लो। कंफर्म है? कर दो रब? वेरी गुड। नेक्स्ट लिखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म। बस यहां पे स्लैब की जगह क्या कर लेंगे, ग्लास प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म। अब ये प्रिज्म क्या होता है बच्चों, प्रिज्म के अंदर 3 ट्रांसपेरेंट मिरर मिलके 5 रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाते हैं। 1, 2, 3, 4 और एक पीछे की तरफ 5। तो 3 ट्रांसपेरेंट ग्लासेस मिलके क्या बनाते हैं, कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेस, 5। इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम, प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिज्म बोलते हैं। आई बात समझ में? अब ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ प्रिज्म बच्चों। आई बात समझ में? अब एक रे ऑफ लाइट, ये क्या होता है? इसका बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? बेस प्रिज्म का। अब एक रे ऑफ लाइट ऐसी इंसिडेंट होती है बच्चों, अब यहां पे इस सरफेस पे एक नॉर्मल बनाते हैं। अब इस सरफेस पे एक नॉर्मल बनाए तो ये नॉर्मल बन गया। आई बात समझ में? कंफर्म है? ये नॉर्मल। अब ये ग्लास की और ये एयर, तो ये रेयर ये डेंसर, तो बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, और नॉर्मल की तरफ बैंड होके ये यहां पे आ गई। कंफर्म है? तो ये I1 ये R1 कंफर्म है। अब यहां पे फिर एक नॉर्मल बनाते हैं, ये नॉर्मल। अब ये दो नॉर्मल बनेगा तो ये एंगल I2 और ये ऐसे अवे, ये डेंसर ये रेयर तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आई बात समझ में? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो रे ऐसे आई, जाना कैसे चाहिए था? ऐसे ऐसे, लेकिन अगर मैं इसको पीछे देखता हूं तो ये ऐसे यहां से आई है, तो जो ये वाला एंगल है बच्चों, ये एंगल, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। कौन सा एंगल बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, एंगल ऑफ डेविएशन। मींस इस प्रिज्म ने इस लाइट की रे को डेविएट कर दिया इतने एंगल पे। इसको क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। आई बात समझ में सबको? हो जाएगा, कोई दिक्कत है? नहीं है? वेरी गुड। नाउ अब ये जो प्रोसेस है, जो प्रिज्म होता है बच्चों, प्रिज्म क्या करता है? जब भी प्रिज्म के अंदर कोई भी रे ऑफ लाइट एंट्री करती है तो वो उस रे ऑफ लाइट को हमेशा हमेशा याद रखेंगे कहां पे टर्न करेगा? मोड़ देगा अपने बेस की तरफ। किसकी तरफ मोड़ देगा? बेस की तरफ। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेविएशन। आई बात समझ में? तो डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन किस में होता है? प्रिज्म में होता है। मींस वो अपनी रे ऑफ लाइट को किसकी तरफ बेंड कर देता है? अपने बेस की तरफ बेंड कर देता है। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम? डेविएशन बोलते हैं। आई बात समझ में? दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। कंफर्म है बच्चों? हो जाएगा। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया आज के इस लेक्चर में? रिफ्रैक्शन पढ़ा। रिफ्रैक्शन के बाद ऑप्टिकली मीडियम रेयर डेंसर की पहचान आगे करनी कैसे होगी। अब उसके बेस पे हमने क्या क्या पढ़ लिया? स्नेल्स लॉ पढ़ लिया। स्नेल्स लॉ के साथ हमने रिफ्रैक्शन करना सीख लिया। किससे? ग्लास स्लैब से और प्रिज्म से। सबको आ गया? हो जाएगा, कोई दिक्कत है? नहीं है? तो बच्चों आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा, बाय बाय।